नमस्कार, आप देख रहे हैं होम टीवी भारत। शुरुआत करते हैं आज की एक बड़ी खबर से। लखनऊ एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर के खेल महोत्सव का स्वागत गवाह बनने जा रहा है। 69वीं राष्ट्रीय स्कूल एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 इस साल 13 से 17 दिसंबर तक शुरू गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कुर्सी रोड लखनऊ में आयोजित होगी। यह आयोजन विकसित भारत अभियान के तहत स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ द इंडिया के तत्वावधान में माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है। प्रतियोगिता अंडर 17 आयु वर्ग बालक और बालिका के लिए आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता शुभ बंकर सिंगा लॉन्च किया गया है, जिसका अनावरण सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग श्री चंद्रभूषण सिंह ने किया और देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न संगठनों सहित कुल 44 इकाइयों की टीमें इसमें भाग लेने जा रही है। लगभग 3,950 खिलाड़ी, कोच और टीम प्रबंधक इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। खिलाड़ी 100 मीटर से 3,000 मीटर दौड़, बाधा दौड़ और ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक और रिले सहित कुल 19 इवेंट्स में अपनी प्रतियोगिता दिखाएंगे और यह प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कराई जाएगी और निर्णयों की प्रदर्शिता के लिए साइंटिफिक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की व्यवस्था की गई है। लखनऊ को यह आयोजन दूसरी बार करने को मौका मिला है, जो शहर की खेल क्षमता और बेहतर अवसंरचना का प्रमाण है। खिलाड़ियों के डोप टेस्ट की नियमित जांच राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के माध्यम से आयोजन स्थल पर की जाएगी। प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे प्रतिभागियों को सुविधानुसार लखनऊ के ऐतिहासिक प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों का निःशुल्क भ्रमण कराया जाएगा। 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी प्रतियोगिता 2025 के संपन्न होने के उपरांत विजेता खिलाड़ियों को पदक, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इसमें सर कोई आर्थिक सहयोग नहीं होगा? आर्थिक कोई चेक्स वगैरह कुछ ये होता है ना कि फाइनेंशियल भी, जैसे विजेताओं को सब में स्पोर्ट्स में कम से कम फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है। मेडल्स दिए जाते हैं, फाइनेंस के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का खेल अवार्ड में अलग से एक स्कीम चली, ऐसे उसमें है, जिसका उद्देश्य छात्रों को शारीरिक शिक्षा, गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से खेल को प्रोत्साहित करना है। वर्तमान में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय मुख्यालय लखनऊ में है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 69वीं राष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिता अंडर 17 बालक बालिकाओं की एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 का शुभंकर सिंगा होगा। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा 69वीं राष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिता अंडर 17 बालक बालिकाओं की एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 का आयोजन दिनांक 13 दिसंबर से 17 दिसंबर 2025 तक गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कुर्सी रोड लखनऊ में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा कतिपय संगठनों एवं सोसाइटी सहित कुल 44 इकाइयों की टीम के लगभग 3,950 बालक बालिका, कोच एवं टीम प्रबंधकों के द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। प्रत्येक यूनिट में 42 बालकों तथा 42 बालिकाओं के साथ साथ 2 कोच और मैनेजर होंगे। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नामित 20 खेल विशेषज्ञ तथा राज्य के एथलेटिक्स क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने वाले 35 खेल विशेषज्ञ भी सम्मिलित होंगे। प्रतियोगिता में शामिल हो रहे बालक बालिकाओं के लिए कुल 19 इवेंट्स में प्रतिभाग किया जाएगा, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर और 3,000 मीटर दौड़। दूसरा है 110, 400 मीटर बाधा दौड़। तीसरा है ऊंची कूद, लंबी कूद, त्रिकूद, पोल वॉल्ट। अगला है गोला छेपड़, चक्का छेपड़, हैमर छेपड़, भाला छेपड़। अगला है 4/4 मल्टीप्लाइड 100 400 400 मीटर और 1600 मीटर रिले दौड़। पैदल चाल में बालक 5,000 मीटर, बालिका 3,000 मीटर। राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिता के सुचारू और निर्विघ्न संचालन हेतु वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जो 24 घंटे सक्रिय रहेगा।
देश के विभिन्न भागों में से आने वाली प्रतिभागी टीमों के सुरक्षित आगमन और प्रस्थान के साथ साथ अन्य आवश्यक सुविधाएं ससमय सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से प्रत्येक यूनिट के लिए पृथक पृथक कुल 44 लाइजनिंग अफसरों की नियुक्ति की गई है, जो कि उनके आगमन से लेकर सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचने तक सक्रिय रहेंगे। प्रतिभागी आगंतुकों के स्वागत और उन्हें सुरक्षित आवास स्थल तक पहुंचाने हेतु एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और पर्याप्त संख्या में बस, कार इत्यादि परिवहन साधनों की व्यवस्था रहेगी। प्रतियोगिता आयोजन स्थल पर आवासीय स्थलों पर प्रतियोगियों की यातायात सुरक्षा को दृष्टिगत पर्याप्त मात्रा में पुलिस, लखनऊ के सहयोग से पुलिस बल की तैनाती होगी। प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे समस्त प्रतियोगियों हेतु प्रतियोगिता स्थल पर आवासीय स्थलों पर किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग लखनऊ के सहयोग से 24 घंटे मेडिकल टीम उपलब्ध रहेगी। समस्त प्रतियोगी, टीम कोच, टीम मैनेजर तथा आयोजन से संबद्ध सभी कार्मिकों हेतु प्रतियोगिता आयोजन स्थल एवं आवासीय स्थलों पर भोजन और नाश्ते की व्यवस्था रहेगी। प्रतियोगिता स्थल पर आवासीय स्थलों पर नगर निगम लखनऊ के सहयोग से साफ सफाई, फॉगिंग की व्यवस्था, पेयजल, सचल शौचालय आदि की व्यवस्था की गई है। समस्त प्रतियोगिताएं अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप आयोजित की जाएंगी। प्रत्येक इवेंट्स के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से दक्ष निर्णायकों की तैनाती की जाएगी। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने हो तो प्रत्येक दिवस ओलंपियन एशियाड अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों के माध्यम से प्रतिभागी खिलाड़ियों को पदक प्रदान किए जाएंगे। प्रतियोगिता में निर्णय की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए साइंटिफिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की व्यवस्था, स्वर्ण पदक को, रजत वाले को 50,000 और दूसरी कैटेगरी में रजत को 25,000, तीसरे और कांस्य को 30,000 और तीसरी कैटेगरी में 15,000। देखिए, खेलों को लेकर के जो प्रदेश सरकार की जो माध्यमिक शिक्षा परिषद में खास करके विशेष करके आप देखेंगे पिछले 2-3 वर्षों में बहुत इस पर ध्यान दिया गया है और लगभग प्रदेश में अनेक विद्यालयों में मिनी स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, खेल पुरस्कार योजना की जा रही है और इसी क्रम में ये भी आयोजन जो हो रहा है। तो खेलों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने भाषण में आपने देखा होगा कि वहाँ पे बोला है कि अब यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेल भी ओलंपिक में या किसी और महत्वपूर्ण पदक जीत करके आ रहे हैं तो उनको कितनी धनराशि, करीब 2.5 करोड़ अभी आपने देखा होगा दी जा रही है, जो महिलाओं की टीम जीत के आई है, जो इसमें उत्तर प्रदेश की एक खिलाड़ी जो डिप्टी एसपी बनी। तो इस तरह से आप देखो खेल को लेकर के सरकार के स्तर से बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है और जिसका परिणाम आपके सामने है कि विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रदेश की उपस्थिति और भारत की उपस्थिति हर प्रतियोगिता में आपको किसी न किसी रूप में दिखाई दे रही है। थैंक यू सर। लखनऊ से बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के फिर से जेल जाने पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई है। बसपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने आज तीखी प्रतिक्रिया दी है। राकेश त्रिपाठी ने कहा, जब बोया पेड़ बाबुल का तो आम कहाँ से होए। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के रसूख में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कानून को तोड़ा मरोड़ा और अत्याचार किए और अब उनके मुताबिक पाई का हिसाब हो रहा है, न्याय हो रहा है। बसपा प्रवक्ता ने यहाँ भी कहा कि अगर इस कार्रवाई से सपा को दर्द हो रहा है तो वहाँ दर्द निवारक दवाओं का इंतजाम करे। आजम खान के जेल जाने को लेकर सियासत गर्म है और आने वाले दिनों में बयानबाजी और तेज होने की उम्मीद है। पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, जैसी करनी वैसी भरनी। आजम खान ने सत्ता के रसूख में कानूनों को तोड़ा था, मरोड़ा था, कदमों की तलब कुचला था। आज न्याय हो रहा है, कानून साक्ष्यों की बुनियाद पर फैसला दे रहा है और इसीलिए आजम खान को अब फिर जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। इस बात से समाजवादी पार्टी के साथियों को दर्द जरूर होगा, लेकिन वो दर्द निवारक गोलियां खाएं, क्योंकि यह दर्द घटने वाला नहीं है। सत्ता में रहते हुए जो अत्याचार किया है, पाई का हिसाब हो रहा है। गोरखपुर से आज एक महत्वपूर्ण खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्या सुनी। जनता दर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी ने सभी आवेदकों की समस्याओं को ध्यान से सुना और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन समस्याओं का त्वरित और प्राथमिकता
के साथ निवारण किया जाए। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी ने गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित गौशाला में गौ सेवा भी की और सीएम ने कर्मचारियों से गौवंश की देखभाल से जुड़े प्रबंधकों की जानकारी भी ली और मुख्यमंत्री का जनता दर्शन कार्यक्रम गोरखपुर में लगातार जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का मंच बना हुआ है। दिल्ली धमाके के मामले में बड़ा खुलासा। आतंकी उमर नबी का धमाके से पहले का एक नया एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। वीडियो में उमर अंग्रेजी में बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वायरल वीडियो में उमर नबी खुद को हमले के लिए तैयार बताते हुए सुसाइड बॉम्बिंग जैसी खतरनाक मानसिकता की बात करता दिख रहा है और वीडियो में वह कट्टरपंथी विचारों को बढ़ावा देने और कथित तौर पर कुर्बानी और वकालत करता नजर आता है। जांच एजेंसियों इस वीडियो की असलियत और टाइमलाइन की पड़ताल कर रही है कि यह वीडियो धमाके से ठीक पहले रिकॉर्ड किया गया था या किसी और उद्देश्य से बनाया गया था। उमर नबी का यह नया वीडियो जांच को नए मोड़ पर ले जा सकता है और एजेंसियों के पास अब उसके इरादों और नेटवर्क की पड़ताल के लिए एक और अहम सुराग मौजूद है। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, but there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया जारी है और उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में जगदीशपुर विधानसभा सीट से बसपा विधायक और संगठन के प्रदेश महामंत्री सुरेश पासी ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में दावा किया है कि बसपा की डबल इंजन सरकार की नीतियों और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन के ने बिहार में एनडीए को बड़ी जीत दिलाई है। सुरेश पासी ने कहा है कि बसपा नेतृत्व और केंद्र राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं पर लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले वर्षों में बसपा को अन्य राज्यों में भी मजबूत समर्थन मिलेगा और हॉर्नबिल टीवी से बातचीत में पासी ने पश्चिम बंगाल में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा की जीत का दावा किया और साथ ही उन्होंने कहा कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी बसपा को प्रचंड बहुमत मिलने की संभावना है। सुनिए। भाजपा संगठन के प्रदेश महामंत्री सुरेश पासी और वर्तमान में जगदीशपुर विधानसभा से विधायक हैं सुरेश पासी जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, बिहार में आपने प्रचार किया था और बिहार में जिस तरह से प्रचंड जीत मिली है एनडीए को, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी प्रचंड जीत आएगी और जिस तरह से विपक्ष बातें कर रहा था पीडीओ को लेकर, क्या लगता है ये जीत का श्रेय किसको देंगे आप? देखिए, हम बिहार में 12 तारीख से 4 तारीख तक रहे। बिहार की जनता ने जो मोदी जी की केंद्र की योजनाएं हैं उसका उनको लाभ मिला है और नीतीश जी का जो सुशासन है, जब वहाँ पर
लालू जी की सरकार हुआ करती थी तो उस समय भी बिहार के लोगों ने देखा है और नीतीश जी के समय का भी समय देखा है, वहाँ बहुत परिवर्तन हुआ। वहाँ हम गए तो लोग कहते थे भैया 5 बजे के बाद जो है हर व्यापारी अपना शटर बंद कर देता था और दहशत का माहौल रहता था। आज वो जब इच्छा हो तब दुकान खोलें, जब इच्छा हो तब बंद करें और किसी तरह की कोई उगाही नहीं है। महिलाओं को जो योजनाएं चलाई गई हैं उसका लाभ, चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में हो, किसानों को किसान सम्मान निधि हो, इसका सबका लाभ लोगों को मिला। जो जन कल्याणकारी नीति थी उसी का नतीजा है कि बिहार में प्रचंड जीत मिली है आपको। और क्या कहेंगे जिस तरह से जो विपक्ष भ्रम फैला रहा था संविधान को लेकर और पीडीए की जो बात कर रहा था, क्या इस चुनाव ने साफ कर दिया है कि पीडीए वाकई में किसके साथ है? देखिए, भ्रम जो है एक बार फैलाया जा सकता है। भ्रम 2024 में इन्होंने फैलाया और उसका इनको लाभ मिला, लेकिन अब जनता समझ गई। जो ये पीडीए की बात करते हैं तो हम ही दलित समाज से आते हैं। जब प्रमोशन में आरक्षण को समाप्त करने का काम तो अखिलेश यादव ने ही किया था, तो अब वो कौन सी पीडीए की बात करते हैं और किस मुंह से बात करते हैं? पीडीए समझ चुका है, पीडीए उनके साथ है नहीं। अच्छा, ठीक है, बिहार में आप जीत चुके हैं। इसके बाद बंगाल का चुनाव है, वेस्ट बंगाल का है, उसके बाद फिर यूपी का 2027 है। आपने माना है, आपने कहा कि जो जन कल्याणकारी की नीति थी, जन कल्याणकारी योजनाएं थी केंद्र की और स्टेट गवर्नमेंट की, डबल इंजन सरकार की, उसका क्या फ़ायदा मिलेगा? बंगाल में भी आप क्या आएंगे और 2027 का क्या रहेगा यूपी में? देखिए, ये लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। एसआईआर में वही लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो रहे हैं जो जिनकी मृत्यु हो गई है, या जो रोहिंग्या हैं, या जो बांग्लादेशी हैं। और बंगाल में तो काफ़ी संख्या में ये रहते हैं और वोटर लिस्ट में इनका नाम भी है। अभी जब एसआईआर वहाँ प्रारंभ हो गया है, देखना कि वोटर लिस्ट बहुत ही स्वच्छ बनेगी। और बंगाल में भी इस बार हम लोग जैसे बिहार में आए उसी तरह प्रचंड बहुमत से बंगाल में भी आएंगे। इसलिए बंगाल की जनता जो है बहुत परेशान है, त्रस्त है, हत्याएं हो रही हैं, डॉक्टरों की हत्याएं हो रही हैं, ये सब पूरा देश देख रहा है। यूपी का क्या रहेगा 27 में? उत्तर प्रदेश में तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का मॉडल जो है पूरा देश चाहता है। विश्व में कई लोग चाहते हैं कि योगी जैसा हमारे यहाँ राष्ट्रपति हो जाए, मुख्यमंत्री हो जाए, तो योगी जी का मॉडल तो पूरा देश चाहता है। तो उत्तर प्रदेश में तो हम लोग प्रचंड बहुमत से आ ही रहे हैं। देखिए, आपने सुना, आप सुरेश पासी जी हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी। इनका साफ कहना है कि बिहार हम जीत चुके हैं, पश्चिम बंगाल भी जीतेंगे और 2027 की यूपी की बात करें तो यूपी में भी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे, तीसरी बार भी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनुज चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कृषि विकसित और विकसित उत्तर प्रदेश कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में डिजिटल एग्रीकल्चर और कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के प्रयोग पर चर्चा की गई। कार्यशाला में यह विचार किया गया कि किस तरह से कृषि का विकसित किया जाए ताकि भविष्य की कृषि रूपरेखा और अधिक प्रभावी और लाभकारी हो सके। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी बढ़ाई गई है और खेती में तकनीक का व्यापक उपयोग होगा। मंत्री ने कहा कि भविष्य में क्लस्टर वार खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और जलवायु परिवर्तन के अनुरूप कृषि को अनुकूलित किया जाएगा और बीज उत्पादन पार्क में निर्माण हो रहा है जिससे किसानों को बेहतर बीज और तकनीकी मदद मिलेगी। कृषि में एआई के प्रयोग से किसानों को क्लाइमेट बदलाव के बारे में पहले से सूचित किया जाएगा और उत्पादन को सुरक्षित बनाया जा सकेगा। यहाँ कार्यशाला किसानों और नीति निर्माताओं के बीच संवाद बढ़ाने और कृषि को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। लक्ष्य की तरफ बढ़ सके ऐसी कामना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। आपकी कर्तव्य युक्ति रहे। सम्मानित सहकारिता मंत्री महोदय, सम्मानित कृषि राज्य मंत्री महोदय, सम्मानित अध्यक्ष उपकार महोदय, सम्मानित उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम महोदय,
सम्मानित आर्थिक सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रमुख सचिव महोदय, उपायुक्त एवं नाबार्ड से सीजीएम श्री पंकज सर, हमारे सम्मानित अतिथिगण का स्वागत इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत आप सबका। ये दीपक न केवल इस सभागार में प्रज्वलित प्रकाशपूर्ण होगा, बल्कि इस कार्यक्रम को जिसे हम 2047 तक पूर्ण करने वाले हैं, उसको 2047 के इस महान लक्ष्य को प्राप्त करने का जो मार्ग होगा, उस पर ये अपनी रोशनी। लोग आराम से मंत्री जी के चेहरा नहीं छूना चाहिए, आराम से। सर, आज बड़ा इवेंट कार्यक्रम हुआ है, तमाम आप लोगों के विभाग के लोग थे, वो आए थे, क्या संदेश देने के? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित आत्मनिर्भर भारत बनाए जाने का संकल्प रखा है। उसके भीतर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विकसित उत्तर प्रदेश, सशक्त उत्तर प्रदेश, सक्षम उत्तर प्रदेश और सर्वोत्तम उत्तर प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है। और उसमें कृषि विभाग की और सहवर्ती विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो सीधे किसानों के साथ संबंध रखते हैं, उनकी आमदनी को बढ़ाते हुए और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कैसे सशक्त किया जाए, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। और इस नाते आज ये महत्वपूर्ण संस्थाओं के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा यह आयोजित, इसमें बहुत सारे देश के महत्वपूर्ण संस्था, ICAR की प्रतिनिधि, हमारे कृषि विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर, कृषि विज्ञान केंद्रों के जो प्रमुख चीफ साइंटिस्ट हैं वो, और साथ साथ में जो प्रगतिशील किसान जिन्होंने सक्सेस स्टोरी है, पद्मश्री किसान हैं, और कृषि उत्पादक संगठन हैं, तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ और उनके सुझावों को लेकर के कि कैसे हम विकसित उत्तर प्रदेश में विकसित कृषि को कैसे कर सकते हैं। और जो उत्तर प्रदेश में 2047 तक 6 ट्रिलियन US$ इकानमी का लक्ष्य आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रखा है, उसमें उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग कैसे 1 ट्रिलियन US$ इकानमी तक पहुंच सकता है, उसके संदर्भ में आज हम सभी वरिष्ठ देश के वैज्ञानिकों, किसान भाइयों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों, सबका यह एक समेकित प्रयास से, इसको उनके सुझाव क्या हैं और सबके समेकित प्रयास से हम इस लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे। उसके लिए क्या कार्य योजना है, उनके ऊपर विचार विमर्श करते हुए हम आगे का अपना विजन उसके लिए तैयार करेंगे। बिहार में प्रचंड जीत हुई है, सीएम पद के जो शपथ पत्र ग्रहण की जो तैयारियां हैं वो बड़ी तेजी से चल रही है, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है। वहाँ की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाले NDA और हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इन सबको एक प्रचंड बहुमत के साथ विजयी बनाया है। स्वाभाविक है कि चुनाव के पूर्ण होने के बाद सरकार बनाए जाने की तैयारियां होती हैं। मैं आने वाली सरकार को अपनी ओर से शुभकामना देता हूं और 20 वर्षों में NDA हेडेड वहाँ की जो सरकार रही है आदरणीय नीतीश कुमार जी की, उन्होंने बिहार को एक नया बिहार बनाया है, जिसमें जनता का प्रबल विश्वास बढ़ा है। उस विकास के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए बिहार को भी सर्वोत्तम बनाए जाने की दृष्टि से वो प्रयास करेंगे। इसके लिए मैं उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को मैं बधाई देता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों को देखते रहो हम टीवी भारत।